वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के बारे में है। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया है हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा, नोटवर्दी है और इसे अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को। ध्यान दीजिएगा कि देश में ये इस प्रकार की कोई भी पहली स्ट्रेटजी है। सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए इतने फॉर्मल वे में कोई स्ट्रेटजी तो अभी तक नहीं बनाई गई है, सो सिग्निफिकेंट है। इसमें एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान की बात की गई है जहां पर मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन होगा। जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं सुसाइड को प्रिवेंट करने में, उन्हें शामिल किया जाएगा और टारगेट ये रहेगा कि जो भी सुसाइड डेथ्स इंडिया में होती हैं 2030 तक हम उसमें 10% की कमी लेकर आएं। ये स्ट्रेटजी WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्ट्रेटजी की तरह ही है जो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए WHO ने तैयार की हुई है। क्या फीचर्स हैं स्ट्रेटजी में, एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो 3 सालों तक हम सर्विलांस मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि सुसाइड किन कारणों से हो रहे हैं, किन स्थितियों में हो रहे हैं। जब तक आपको प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा तब तक आप इस बारे में कोई ब्रॉड स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। इसके अलावा हम साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स डेवलप करेंगे जहां पर सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज दी जाएंगी। लेकिन ये डिपार्टमेंट हम कहाँ बनाएंगे? ये डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत ये सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज दी जाएंगी अगले 5 सालों में। इसके अलावा हम एक मेंटल वेलबींग करिकुलम भी डेवलप करेंगे जो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगले 8 सालों में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बताया जाएगा कि सुसाइड करने की कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो आप क्या करें, आप ऐसी सिचुएशन में है तो आप क्या करें। ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बताया जाएगा कि इसको कैसे सर्कुलेट किया जाए। जो गाइडलाइंस होंगी उनमें रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग की भी बात की जाएगी। मीडिया रिपोर्टिंग अगर किसी भी सुसाइड केस की हो रही है तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, उसे बहुत ज़्यादा जैसे मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए, बल्कि सेंसिटिविटी के साथ प्रेजेंट किया जाए। लोगों को अवेयर किया जाए कि ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है और जो मीन्स ऑफ सुसाइड हैं उनकी एक्सेस को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। देखिए, सुसाइड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कई बार लोग कुछ कॉमन पिल्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि नींद की दवा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने ले ली और उससे आपकी जान चली गई, या फिर कई बार साफ सफाई करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ कर लिया जाता है, या केरोसिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे सामान, ऐसी चीज़ें जिनसे सुसाइड कमिट किया जाता है उनकी एक्सेस इतनी ईजी ना हो। ठीक है, बाकी देखिए, आप ये तो थोड़ा वेग है, आप कितना कंट्रोल कर लोगे, थाउजेंड्स ऑफ मीन्स आर देयर, तो फिर इसमें आपको मेंटल लेवल पे ही वर्क करना पड़ेगा अल्टीमेटली। कम्युनिटी रेजिलियंस और सोसाइटल सपोर्ट को भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा ताकि सोसाइटी को हम, जो सुसाइड है उसे सोसाइटी के सपोर्ट के साथ हम रोक सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्या इसके पहले भी जो सुसाइड के केसेस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ हुआ है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, वहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज एक पर्सन को देने की बात की गई अगर वो मेंटल इलनेस की सिचुएशन में है तो। किरण, ये 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर था जहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या ये सब फेस कर रहा है वो कॉल करके अपनी बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे शुरू किया था। मनोदर्पण इनिशिएटिव कोविड-19 के समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था। कोई टीचर, स्टूडेंट, फैमिली मेंबर्स अगर परेशान हैं तो वो कॉल कर सकते हैं और साइको सोशल जो सपोर्ट है वो अटेन कर सकते हैं। तो ये तो पूरा मामला नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के बारे में रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में है। रिटायर्ड पंजाब कैडर के IAS ऑफिसर अरुण गोयल जी को अभी हाल ही में ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर स्टैब्लिश कर दिया गया है। उन्होंने अभी इसे एज्यूम किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी उन्हें 2 दिन पहले इस पद पर अपॉइंट किया और अभी उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उन्हें अपॉइंट करने का अधिकार तो देखिए प्रेसिडेंट के पास है और ये अधिकार उन्हें आर्टिकल 324 क्लॉज 2 से मिलता है, जहां पे कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो भी उन्हें ठीक लगता है उतने नंबर में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, गिवन दैट इस रेफरेंस में कोई पार्लियामेंट्री लॉ ना हो। अगर पार्लियामेंट्री लॉ है तो उसे फॉलो किया जाएगा। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट इस मुद्दे पर चाहे तो लेजिस्लेट कर सकती है, मतलब वो कानून बना सकते हैं कि क्या प्रावधान होंगे। प्रोसीजर की बात करते हैं। अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है तब तो इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो गवर्नमेंट
जो उस समय की होगी उसके द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। और इस संबंध में वैसे तो कोई कंसल्टेशन प्रोसेस का प्रावधान नहीं है, नहीं तो ना ही इसमें कोई कोलेजियम का प्रावधान है और ना ही इसमें अपोजिशन को शामिल किया जाता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है और उनका काम बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इस रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का इस आधार पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि इतनी इंडिपेंडेंट बॉडी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जा रही है, अपोजिशन का रोल नहीं है, कोई कोलेजियम नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं है, तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वो लोग जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया गया है प्रेजेंट डे की, वो आने वाले इलेक्शंस में उनको फेवर नहीं करेंगे। तो इस आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर काफी रोबस्ट रहा है और इन्होंने अपना काम पास्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। टेन्योर की बात करते हैं तो जो कमिश्नर्स होते हैं उनका टेन्योर या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए तब तक का होता है। कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है कि केवल सीनियर सर्विंग हो या रिटायर्ड हो सिविल सर्वेंट को ही ये पद दिया जाता है, जिनकी रैंक या तो कैबिनेट सेक्रेटरी की हो या सेक्रेटरी की हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर कोई एक्विवेलेंट रैंक हो, उन्हें ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये महज एक कन्वेंशन है। जैसे कई बार आपको पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चन डील करना पड़ जाता है, तो आप याद करने लग जाते हो कि कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होते हैं। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना ब्रिटेन का और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो आता है कि वहाँ लार्जली कन्वेंशन पे बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में कन्वेंशन फॉलो नहीं होते, इंडिया में भी कन्वेंशन फॉलो होते हैं। तो एक कन्वेंशन तो आपको यहीं पे मिल गया कि इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, महज वो कन्वेंशन के बेसिस पर एक मिनिमम क्राइटेरिया लेकर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कतर चाइना गैस सप्लाई डील के बारे में है। कतर एनर्जी, ये कतर की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। उन्होंने अभी अनाउंस किया है 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई डील। किसके साथ? चाइना के साथ। ये चाइना और कतर के बीच की बात है, हमसे क्या मतलब, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आप समझ जाओगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना की ये डील $60 बिलियन की है, बहुत बड़ी डील है ये, जिसके जरिए वो कतर से लिक्विड या लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को सिक्योर कर रहा है। भविष्य में अगर कोई ऑड्स आते हैं तो चाइना की गैस की सप्लाई रुक नहीं पाएगी। जो डील है वो 27 ईयर्स के लिए है। 27 सालों तक कतर को एलएनजी की सप्लाई चाइना को करनी होगी और पूरे एलएनजी सप्लाई की हिस्ट्री में इससे बड़ी डील आज तक हुई ही नहीं है कि कोई कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही हो इतने लंबे समय के लिए। इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी डील है ये, जो अभी तक कभी भी हुई है। ये डील लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई एग्रीमेंट है एलएनजी इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, जो भी डील्स हुई हैं उनमें। यूरोप भी लगातार रशियन पाइपलाइन गैस का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और उन्हें भी कतर से एलएनजी खरीदने का ऑप्शन है, उसके लिए बातचीत भी चल रही है। जर्मनी तो कतर के साथ ऐसी ही एक डील करने भी वाला था, लेकिन जर्मनी चाइना की तरह ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। चाइना ने तो बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जर्मनी से भी कहा जा रहा था कि आप एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी हम इंश्योर कर देंगे, कतर ने ऐसा कहा। हालांकि जर्मनी ने इतनी लंबी डील करने से मना कर दिया। दूसरा, कई सारी ईयू की गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर आपकी एलएनजी की सप्लाई रुकी है तो आपको फोकस करना चाहिए ऐसे मीन्स ऑफ एनर्जी के ऊपर जो कि रीन्यूएबल हैं, बजाय इसके कि आप फिर से एलएनजी या फिर नेचुरल गैस पे फोकस करें, क्योंकि इससे जो आपके क्लाइमेट गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या मतलब निकलेगा। ये जो पूरा डील हुआ है इसमें नॉर्थ फील्ड काफी सेंटर में है। नॉर्थ फील्ड क्या है? नॉर्थ फील्ड दुनिया का एक बिगेस्ट गैस फील्ड है जो कतर के हिस्से में आता है और कुछ हिस्सा इसका ईरान में भी आता है, जो साउथ पार्स का है। साउथ पार्स का जो एरिया है वो ईरान का है, कुछ हिस्सा वो शेयर करता है नॉर्थ फील्ड के साथ भी। अगर पिक्चराइज ना हो रहा हो तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोकेशन देखिए कतर की। ये यमन है, ये ओमान है, ये सऊदी अरबिया है, ये यूएई है, यहाँ पे छोटा सा बहरीन है, ये कुवैत है, ये इराक है, ये ईरान है, और यहाँ पर जो आपको कलर्ड कंट्री दिख रही है ये है कतर विद द कैपिटल दोहा। तो कतर जो है ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है पर्शियन गल्फ में, इसे ही आप थोड़ा सा और बड़ा करो तो ये कतर आ गया। इसके बाद अगर आप पर्शियन गल्फ में ये पूरा एरिया देख रहे हो तो ये समंदर का एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये समंदर का एरिया है। और ये जो पूरा एरिया है कतर का, ये एक्चुअली में नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। शैलो वाटर एरिया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एलएनजी निकाला जाता है। और इसके नॉर्थ का पार्ट जो ये है, मतलब नॉर्थ फील्ड के नॉर्थ का पार्ट साउथ पार्स में आता है, ठीक है। इसमें कुछ हिस्सा जो है वो ईरान का भी है। तो ये तो पूरा आपने देखा कि जो ये पूरा हिस्सा है जहाँ से एलएनजी निकाला जा रहा है नॉर्थ फील्ड का, ये कहाँ पर है। नॉर्थ फील्ड
कतर का जो एक्सपेंशन है एलएनजी का, उसका सेंटर पार्ट है। अभी 2027 तक उनका जो अभी जो प्रेजेंट की सप्लाई है एलएनजी की, वो उसे 60% तक बढ़ाना चाहते हैं 2027 तक, और वो इसे 126 मिलियन टन पर ईयर ले जाना चाहते हैं। चाइना पहली कंट्री है जिसने नॉर्थ फील्ड ईस्ट में इतनी बड़ी डील ग्रैब कर ली है। तो ये तो पूरा डील का मामला है, बहुत बड़ी डील है, इसलिए आपको इसको जानना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फ्रेमवर्क टू कर्ब फेक रिव्यूज के बारे में है। आपने कई बार देखा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो आप प्रोडक्ट के रिव्यू को देखते हैं कि लोग कैसा बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, और जब आप उसका रिव्यू देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ जाता है, लगता है क्या प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, इसको ले लेंगे तो बस मेरा जीवन बन जाएगा। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार निकलता है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल खरा नहीं उतरता। कलर्स तो मैच ही नहीं करते, कपड़े मंगा के देख लो, उधर कुछ और कलर होता है, आता है तो कुछ और कलर रहता है, प्रॉब्लम हो जाती है। मामला ये है कि जो रिव्यूज़ वहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे डाले जाते हैं कई बार वो मैनिपुलेटेड होते हैं। जैसे देखो, एक तो अच्छा सा तरीका ये होता है ना, कहीं पर अगर ओरिजिनल रिव्यूज़ मिलेंगे तो मिक्स्ड मिलेंगे, कोई अच्छा बताएगा, कोई मॉडरेट बताएगा, कोई ख़राब बताएगा। लेकिन आप देखो कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे केवल अच्छे रिव्यू ही होते हैं, साफ दिख रहा होता है कि ज़बरदस्ती रिव्यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, और मैनिपुलेटेड रिव्यूज़ हैं वो। उन रिव्यूज़ पे बिलीव करके आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पता नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में ये आपके साथ धोखा है। अगर इस प्रकार का मैकेनिज्म है कि कोई प्रोडक्ट का गलत रिव्यू दे सकता है, इससे बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी हाल ही में एक नए स्टैंडर्ड को तैयार किया है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 19000/2022 ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इस बात को इंश्योर करेगा कि जो प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यूज दिए जाते हैं वो फेक ना हो, जिससे कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, फेक और डिसेप्टिव रिव्यूज से बचा जा सके। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्टैंडर्ड होगा वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कंज्यूमर रिव्यू पब्लिश करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इसे करोगे कैसे, आप कैसे रोकोगे? जैसे अलग अलग आईडी से जाके लोग रिव्यू कर देते हैं, तो आप क्या करोगे इसका? देखिए, इसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, आप समझिए कैसे हो सकता है। की फोकस रहेगा कि इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और बढ़िया बढ़िया बातें, एक्सेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करो, ठीक है। इनिशियली कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, और जो कंप्लायंस होगा वॉलंटरी होगा, जबरदस्ती नहीं है, आप शुरू में अपनी जिम्मेदारी पे इसको फॉलो करो। कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम लगाई जाएगी, पता किया जाएगा कि जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। जो स्टैंडर्ड है उसमें दो लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक तो ऑथर के ऊपर, वो व्यक्ति जो रिव्यू दे रहा है, और दूसरा रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर, वो व्यक्ति जो रिव्यू कलेक्ट कर रहा है। तो ऑथर और एडमिनिस्ट्रेटर दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि रिव्यू फेयर हो। फोकस करते हैं पहले ऑथर के ऊपर, जो रिव्यू लिखता है। मान लीजिए आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप रिव्यू लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो उस प्लेटफॉर्म पे रिव्यू लिखते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाली जाएगी। मतलब आप रिव्यू कर रहे हैं और कोई व्यक्ति चाहता है कि वो आपसे वेरिफिकेशन करे, या मान लीजिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वही ऑफिस चाहता है कि ये वेरीफाई करे कि आपने जो रिव्यू दिया है वो आपका वॉलंटरी रिव्यू था या आपसे बोला गया था देने के लिए। तो वो पता कैसे करेंगे? उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देंगे उसे सिक्योर करेंगे, वो उसे ब्रीच नहीं करेंगे, उसे लीक नहीं होने देंगे। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड प्रोविजन होगा उसमें आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, आपका टेलीफोन नंबर हो सकता है, या एसएमएस करने का कोई ऑप्शन हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है जिसको क्लिक करके आप अपना डेटा फिल कर देंगे, उसके बाद ही आप रिव्यू कर पाएंगे। तो जो भी आप रिव्यू दे रहे हैं वो आपका सही रिव्यू है, ये वेरीफाई करने का ऑप्शन रहेगा अथॉरिटीज के पास। प्लस मॉडरेशन का भी ऑप्शन रहेगा, और ऑटोमेटेड और मैनुअल मॉडरेशन किया जाएगा कि मान लीजिए सब अच्छे अच्छे रिव्यूज ही आ रहे हैं तो इवैल्यूएशन होगा कि इतने अच्छे रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, सारे खराब आ रहे हैं। कई बार लोग जानबूझ के खराब रिव्यूज देना शुरू कर देते हैं, तो उसे भी इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये तो रिव्यूज को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, देखते हैं कितना काम करता है, कम से कम कोशिश तो की जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीवन प्रमाण के बारे में है। आपने कागज नाम की एक मूवी देखी होगी, स्टारिंग पंकज त्रिपाठी जी। आपने देखा होगा कि वो कैसे कितना स्ट्रगल करते हैं ये साबित करने के लिए कि वो मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं, और वो बड़ी मुश्किल से उसको प्रूव कर पाते हैं। इनफैक्ट काफी समय लग जाता है उन्हें प्रूव करने में, लेटर ऑन भी। सिमिलरली जो लोग एल्डरली पेंशनर्स होते हैं उन्हें भी प्रूव करना पड़ता है कि वो अभी जिंदा हैं, और इसका डॉक्यूमेंट देना एक कम्बरसम प्रोसेस होता है, काफ़ी मुश्किल आती है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसी प्रॉब्लम एल्डरली लोगों को फेस करना पड़े, इसीलिए अभी हाल ही में 25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें 2.2 लाख सर्टिफिकेट्स तो फेशियल ऑथेंटिफिकेशन पर भी बेस्ड हैं।
और इसके लिए जीवन प्रमाण इनिशिएटिव का सहारा लिया गया। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है पेंशनर्स के लिए, जो बायोमेट्रिकली इनेबल्ड भी है, आधार के साथ कनेक्ट होकर। इसके जरिए हैशल फ्री तरीके से पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशनर है वो इसका सहारा ले सकता है। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। ये जो पहले का लाइफ सर्टिफिकेट होता था उससे कैसे अलग है? एक व्यक्ति को खुद को जिंदा साबित करने के लिए किसी ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, उस सर्टिफिकेट को ऑफिस में फिजिकली जमा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट जनरेट हो गया तो जिस ऑफिस को चाहिए वो ऑनलाइन उसको ले सकता है। गवर्नमेंट इसके जरिए जो प्रमाण सर्टिफिकेट है क्या चेंज लाना चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट के यूसेज को थोड़ा आसान बनाएं, और इसे बनाने के लिए जीवन प्रमाण .gov.in का सहारा लिया जा सकता है। फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज किया जा रहा है ताकि वेरीफाइड तरीके से जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सके। अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के बारे में है। इंडिया ने भी हाल ही में इस ज्वाइंट वर्क के ऊपर अपने कंसर्न रेज किए हैं कि कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को इंप्लीमेंट करने से क्या नुकसान होंगे। पहले ये है क्या? कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर एक लैंडमार्क डिसीजन रहा, जिसे जो कॉप की मीटिंग हुई 23 2017 में फिजी में, वहां इसे ऑप्ट किया गया UNFCCC के एम्बिट में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के एम्बिट में, जहां पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑप्ट कर लें तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमें वहाँ पे भी मदद मिलेगी। 6 जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है, जैसे कि सॉइल न्यूट्रिएंट यूज, वाटर लाइफ स्टॉक, मेथड फॉर एसेसिंग एडेप्टेशन, सोशियो इकोनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी डायमेंशन, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर से भी। अच्छी बात है, हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें क्या बुरा है? इंडिया इसे काउंटर क्यों कर रहा है? इंडिया का काउंटर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा करके ना आप एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर डालोगे? किसानों के ऊपर। किसान कौन है? छोटे किसान हैं। इंडिया का क्या आर्गुमेंट है कि एग्रीकल्चर से जो एमिशन होता है ना, वो कोई लग्जरी एमिशन नहीं है, बल्कि वो सर्वाइवल एमिशन है जो एक गरीब करता है। क्लाइमेट क्राइसिस जो हम आज फेस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर की वजह से नहीं हुआ है। वो जो क्यूमुलेटिव एमिशन हुआ है ना पास्ट में डेवलप्ड कंट्रीज ने जो किया है, उसकी वजह से आज हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वो डेवलप्ड कंट्रीज आज भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एमिशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे देशों में सस्ते ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। वो अपने यहाँ ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और ना ही कोई बदलाव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे देश इसके लिए इनिशिएटिव लेकर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर लें। और आप क्या चाहते हैं कि जो छोटे किसान हैं दुनिया में किसी भी जगह जो खेती करने वाले लोग हैं वो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और आप उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करोगे, उनको परेशान करोगे कि वो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करें। अरे पहले इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करो, ये डेवलप्ड कंट्रीज जो काम कर रहे हैं उनको रोको, बजाय इसके कि आप फार्मर्स के पीछे लग जाओ। तो ये इंडिया का आर्गुमेंट है, हो सकता है आपको जस्टिफाइड भी लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में है। 14 दलाई लामा को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा। गांधी मंडेला फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के तहत रजिस्टर किया गया है। इसका उद्देश्य था कि महात्मा गांधी जी और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी, उनकी वैल्यूज जो नॉन वायलेंस की रही उसे और प्रोपेगेट किया जाए, फैलाया जाए। ये इंटरनेशनल प्राइज है गांधी मंडेला अवार्ड। महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे इसे इंस्टीट्यूट किया गया था। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी और मंडेला जी की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए काम किया हो, जो पीस है, सोशल वेलफेयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट, इनोवेशन, तो उसे अवार्ड दिया जा सकता है। दलाई लामा जी को यह अवार्ड दिया गया। क्या इसके अलावा भी उन्हें पीस रिलेटेड कोई अवार्ड मिला है? ऑफ कोर्स मिला है। 1989 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। उनकी जो पीस की फिलॉसफी है वो बहुत ही वाइड है। वो हर लिविंग बीइंग के लिए पीस की बात करते हैं, और वो ये मानते हैं कि मैनकाइंड को और नेचर को बचाने के लिए जिम्मेदारी पूरी दुनिया को लेनी होगी। तो उन्हें ये अवार्ड देना तो बनता है। हालांकि चाइना को बुरा तो लगा होगा, लेकिन अब हम क्या करें। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं या 65 साल, जो भी पहले आए, सही बात है। नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, यूरोप में लोकेटेड है, एकदम गलत है, गल्फ रीजन में लोकेटेड है। गांधी मंडेला अवार्ड महात्मा गांधी जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी पे इंस्टीट्यूट किया गया, गलत। 150th पे जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, सही बात है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।